Hello students, today we will read chapter 11, that is gravitation. Do you know about gravitation? If you throw upward anything, what happened? The thing backward to the earth. How? Due to gravity. अगर हम कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हैं अर्थ में, तो वो चीज़ें नीचे कैसे आ जाती हैं? किस कारण से? कोई फोर्स उसमें काम कर रहा है या फिर कोई मैग्नेट लगा हुआ है अर्थ में? नहीं, ये किसके कारण है? ये ग्रेविटी के कारण है. In this chapter of force and motion, you have come across several such examples. जैसे कि देखो इसमें एग्जाम्पल क्या स्टोन का दिया हुआ है. जब भी हम स्टोन थ्रो करते हैं अपवर्ड, तो वापस अर्थ में कैसे आ जाता है, उसका कारण क्या है. तो ये चीज़ें हमें ऑब्ज़र्व होती है कि ये जो एक फोर्स है जो डाउनवर्ड दी अर्थ काम करता है, जिस फोर्स का नाम क्या है? ग्रेविटी. ठीक है. You learn in earlier classes the several Earth-like planets in solar system revolve around the sun, and moon-like satellites revolve around the planets. In such situation, why does Earth not fall on the sun or moon does not fall on the earth? अब आप सोचते होंगे कि अर्थ क्यों सन की तरफ नहीं चाहता और या फिर मून. भाई उनमें तो ग्रेविटी है ना, लेकिन ग्रेविटी क्या है? इनसाइड द प्लेनेट काम करती है ये फोर्स जो है. अर्थ के बाहर हमें ग्रेविटी देखने को नहीं मिलता है. ठीक है. तो इसमें आपको पहली एक्टिविटी दी हुई है सर्कुलर मोशन की. एक वुडन ब्लॉक का सर्कुलर मोशन देखने को मिलेगा. तो अब जब वुडन ब्लॉक का हम सर्कुलर मोशन करेंगे, सपोज हमने एक उसमें क्या है रोप लगा दिया, रस्सी लगा दी है और वुडन ब्लॉक को उससे बाइंड कर दिया है. अब उसको सर्कुलर मोशन करा रहे तो हम ये देखिए ग्रेविटेशनल इफेक्ट क्या पड़ रहा है. जो मास है वुडन ब्लॉक का वो डाउनवर्ड दी अर्थ जाने की कोशिश करेगा. ये जो मास है वो डाउनवर्ड दी अर्थ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो भाई उसमें ग्रेविटी काम कर रही है. अब वो आ गया सर्कुलर मोशन में, तो उसको एक मोशन मिल जाने के कारण वो उसका अट्रैक्शन थोड़ा कम रहेगा. टाई अ वुडन ब्लॉक विथ अ थ्रेड. Hold the free end of the thread with your hands while drop down the other, and which is tied to the block. What happened? Now slowly move the block in a circular motion as shown in figure. Move it faster and see what happens. Do you feel more pull on your finger? तीसरी चीज़ क्या है? आपको पुल देखने को मिलेगा आपके फिंगर में. मतलब फील होगा कि ये हम जो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं वो जो ब्लॉक है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? डाउनवर्ड टू दी अर्थ अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसमें ग्रेविटेशन तो लग रहा है ना. अगर कोई चीज़ का मास है तो उसमें ग्रेविटेशन लगेगा ही. ठीक है. तो वो ब्लॉक जो है वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो उससे हमें हमारे फिंगर में भी इम्पैक्ट का पता चल रहा होगा. ऐसा आप करके देखिए, आपको ज़रूर पता चलेगा. तो वो किस कारण है? वो ग्रेविटी के कारण है. Experiment carefully and find out what happens if we gradually reduce the speed of the motion of the block. अगर देखो एक पर्टिकुलर स्पीड में अगर वो चल रहा है, उसके बाद अब अगर आप स्पीड कम कर देंगे, उस ब्लॉक और थ्रेड की स्पीड कम कर देंगे, तो होगा ये कि वो ब्लॉक जो है वो नीचे आने की कोशिश करेगा. ठीक. ड्यू टू ग्रेविटी. अब कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी को हम समझेंगे. In the above activity, you saw that a thread holds the block moving in a circular path, even when it moves in a very high speed. But there is no such strong thread between the earth and the moon which keeps the moon connected. अब भाई जो सोलर सिस्टम की बात है, आपने सोलर सिस्टम का डायग्राम देखा होगा. ये हमारे प्लैनेट्स जो है वो हवा में उड़ रहे हैं. अब ये तो एक नेचुरल थिंग्स हो गई है ना, लेकिन अर्थ के अंदर चल क्या रहा है भाई? ये ग्रेविटी काम कैसे कर रही है, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे. Then what is the force which causes the moon to revolve around the earth continuously? For a long time, people thought that attracting the moon and other objects is characteristic property of earth. पहले लोग ये बहुत समय तक सोचते थे कि मून और अर्थ के बीच एक प्रॉपर्टी है. ठीक है. एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि मून को अट्रैक्ट करती है.
वाई द मून एंड ऑल अदर स्टार्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। मून और जो बाकी सारे स्टार है वो अर्थ के अराउंड क्यों रिवॉल्व नहीं करते हैं। बट दिस बिलीफ डिड नॉट एग्री विथ वेरियस ऑब्जर्वेशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड अदर प्लैनेट्स। लेकिन बाकी को ऑब्जर्वेशन में लाने के बाद ये सब पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इट ऑल्सो डिड नॉट कोइंसाइड विद द कॉपरनिकस थ्योरी ऑफ सन सेंट्रिक सोलर सिस्टम ऑफ। देखो केपलर्स लॉ आपको पढ़ना होगा, कॉपरनिकस थ्योरी के बारे में जानना होगा। तो ये सब लॉ जो साइंटिस्ट ने बनाया है वो उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। कुछ ऑब्जर्वेशन किए गए थे सोलर सिस्टम के ऊपर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देम, इफ सन is at the center and the planets are revolving around it, just like moon revolves around the earth, then we must believe that the way earth attracts moon। जैसे हम सोलर सिस्टम की थ्योरी के बारे में देखें तो सन जो है वो उसका सेंटर माना जाता है और सभी प्लैनेट्स उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। लेकिन मून जो है वो सन के अराउंड अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और सन भी जो क्या है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है किसको, अर्थ को। लेकिन अर्थ क्यों नहीं अट्रैक्ट होता, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे अब। इन दिस रिगार्ड सर आइजैक न्यूटन स्टडीड वेरियस वर्क्स ऑफ देयर साइंटिस्ट एंड मेड सेवरल ऑब्जर्वेशंस टू कंक्लूड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डज नॉट ओनली एग्जिस्ट बिटवीन द अर्थ एंड मून एंड द सन, बट ऑल बिटवीन ऑल बिग थिंग्स of this world, stones, dust particles, water molecules, etc. This property of attraction due to mass is called a gravitational force। तो ग्रेविटी आपको समझ आ गई होगी। अब ग्रेविटी फोर्स भी आपने समझ लिया होगा, जो ऐसी फोर्स जो हमको क्या करे, डाउनवर्ड दी अर्थ अट्रैक्ट करने की कोशिश करें। जैसा कि एग्जांपल पहले बताया था, कोई भी चीज़ हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो उतने ही तेज़ी से क्या करती है, नीचे आने की कोशिश करती है। तो वो था ग्रेविटेशनल फोर्स। अब न्यूटन ने एक डेरिवेशन डिराइव किया हुआ है ना, उसको हम देखेंगे फोर्स अट्रैक्शन को। ए और बी दो फिगर सपोज किए जिनके बीच का रेडियस क्या है, आर है। दो फोर्स है जो इनवर्ट डायरेक्शन में दिख रहे हैं आपको, है ना, ए एंड बी। m1 एंड m2 आर मास ऑफ बॉल ए एंड बॉल बी, या फिर दो बॉडीज बोल सकते हैं इनको, टू बॉडीज, है ना। Also, the force between two bodies is inversely proportional to the square of the distance between them. That means F is directly proportional to m1 into m2। फोर्स किस पर डिपेंड करता है, मास ऑफ द बॉडी। जैसे कि हमने अगर वेट हमने ज़्यादा फेंका हुआ है ऊपर, सपोज हमने एक बॉल फेंका है जिसका वेट है 50 ग्राम, तो उस वेट के हिसाब से उसमें फोर्स लगेगा, ठीक है। अगर बॉल को वापस आते देखेंगे तो वो उतनी तेज़ी से ही नीचे गिरेगा जितना उसका मास होगा। इसलिए फोर्स क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 के। नेक्स्ट क्या है, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ रेडियस, ठीक है। स्क्वायर ऑफ रेडियस क्यों सपोज किया गया है, m1 m2 दो मास है, दोनों का कुछ रेडियस होगा, है ना, इसलिए स्क्वायर उसको सपोज किया गया है, क्योंकि इसमें दो बॉल हैं। तो फिर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंसीडर करेंगे तो इक्वेशन थर्ड बनेगा, क्योंकि एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दोनों का जो एक इक्वेशन बनता है वो F इज इक्वल्स टू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। अब देखो G क्यों लगाया गया है, G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। हम जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो हम वहाँ पर कांस्टेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि प्रोसेस क्या है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। तो यहाँ फोर्स लग रहा है वो किसके लिए लग रहा है भाई, ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो कांस्टेंट लेंगे हम ग्रेविटी, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। न्यूटन के समय G अननोन था। 1797 में कैवेंडिश प्लेस टू बॉडीज ऑफ अननोन मास। कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने G का वैल्यू कैलकुलेट किया था दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखकर। उन्होंने भी बॉल सपोज किया था टू बॉडीज़ में, है ना, उनके दो मास कंसीडर किए थे, फिर उन्होंने कैलकुलेट किया था। तो डेरिवेशन कंटिन्यू करते हैं फिर। हियर G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ G
इन SI यूनिट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ये भाई यूनिट है जी की वैल्यू की, ये आपको याद होनी चाहिए। 11th में फिर रिपीट होगा ये, है ना। उसी के लिए एक एग्जांपल दिया है उसके बेस पर, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बेस पर। तो चलो एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लेंगे। तो मास ऑफ अर्थ कितना दिया है 6 इंटू 10⁻24 kg एंड मास ऑफ सन इज 2 इंटू 10⁻30 kg। देखो यहाँ पर भी 2 बॉडीज दी हुई है, एक क्या है, अर्थ है और सन है। तो ईजिली हम इसमें थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो m1 m2 की वैल्यू हमें पता चल गई। m1 m2 का सेंस कैसे पता चलेगा भाई, kg। If the average distance between this earth and the sun is 1.5 into 10⁻11 meter, then calculate the force exerted by the sun on the earth। देखो कैलकुलेट क्या करना है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन ऑन द अर्थ। भाई सन तो सबसे बड़ा है क्या, है ना। सन का अगर मास देखे और हाँ मास से ही पता चल जा रहा है। तो F इज इक्वल्स टू जी इंटू एम ई इंटू एम एस, वैल्यू पुट कर देंगे। आर की वैल्यू जो स्क्वायर में पुट होगी, क्योंकि हमारा जो थ्योरम है उसका फॉर्मूला ही है आर स्क्वायर। ये देखिए 1.5 इंटू 10⁻11 होल स्क्वायर। और फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो भाई फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है। 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू होता है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये न्यूटन यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा आपका। Therefore the earth and the sun attract each other with force। देखो अब इसमें फोर्स कैसा निकला है, दोनों कंडीशन के लिए, अगर सन अट्रैक्ट करता है या फिर अर्थ। पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि अट्रैक्शन भाई सन का हो रहा है अर्थ के साथ तो कितना होगा। तो यहाँ पर 35.57 इंटू 10⁻21 न्यूटन। अब 10⁻21 है तो अंदाज़ा लगा सकते हो कि अट्रैक्शन कितना हो रहा है, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, देखो ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अलग है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अलग है। जी वो फोर्स है जो हमको क्या करता है, जी वो एक्सेलरेशन है जो हमको उतनी तेज़ी से बॉडी में रिएक्शन देखने को मिलता है। जैसे भाई फिर बॉल की बात करूँगा, बॉल को हमने जितने स्पीड से ऊपर फेंका है, ठीक है, पहला चीज़ तो मास डिपेंड करता है, दूसरा चीज़ स्पीड डिपेंड करता है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है, उधर डिसेलरेट कब हो रहा है और वापस कितने एक्सेलरेशन से आ रहे हैं। तो बॉल आपने सपोज की फेंका है, ठीक है, मान लो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वापस भी वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ भी अप्लाई हो जाएगा, साथ साथ ग्रेविटी भी रिएक्ट करेगी, ठीक है। तो देखो हम फिर से अपने इक्वेशन में कंटिन्यू करेंगे अब, ठीक है, जो हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए किया था, अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए निकालेंगे। अच्छा ये होता क्या है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा अर्थ में, ये अर्थ की बात है ना, अर्थ में होगा तो क्या होगा, उसको हम बोल देंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी से इसका डिनोशन है, ठीक है। और एफ तो हमारा फोर्स है। अर्थ एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ एफ ऑन द बॉडी, एफ इज इक्वल्स टू जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर। कैपिटल एम क्यू सपोज किया, आर स्क्वायर, सॉरी कैपिटल एम क्यू सपोज किया गया है, और स्मॉल एम क्यू सपोज किया गया है। तो आर हमारा रेडियस हो गया, डिस्टेंस ऑफ अर्थ सरफेस फ्रॉम इट सेंटर, ठीक। एम हो गया मास ऑफ द बॉडी, कैपिटल एम आपका मास ऑफ अर्थ है। तो सेकेंड लॉ से हम देखें तो सेकेंड लॉ से हमारा एक और फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर यूज़ करेंगे एक्सेलरेशन को रिप्लेस करके। तो हमारा जो फार्मूला बनेगा एफ इज इक्वल्स टू एम जी। दोनों फार्मूले को आप कोरिलेट कर सकते हैं क्योंकि एफ इज इक्वल्स टू एम जी भी है, एफ इज इक्वल्स टू, तो ये दोनों को हमने कोरिलेट किया इक्वेशन 5 और 6 से। एम जी इज इक्वल्स टू जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम आर स्क्वायर। तो कैंसिल क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा कैंसिल। तो जी इज इक्वल्स टू बचेगा स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी अपॉन एम अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन 7।
यहाँ पर से आर की वैल्यू निकल जाएगी। फिर आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, मास ऑफ द अर्थ पता होगा, ठीक है, रेडियस ऑफ द अर्थ पता होगा तो आराम से निकाल सकते हैं। और जी की वैल्यू भी पता है 9.81। ऑन कैलकुलेटिंग वी गेट वैल्यू ऑफ जी। तो जी की वैल्यू यहीं से कैलकुलेट की जाती है, जो हम लोग फर्दर फार्मूले में यूज़ करेंगे, ठीक है, आगे जब लेवल हाई होगा तो। 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जी की वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू, ये वेरिएट नहीं करेगा, ठीक है। अब फ्री फॉलिंग बॉडी के बारे में दिया हुआ है, ये तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक। बॉडी, a boy throws a ball upwards from the surface of the earth. The path of the ball moving upward and downward is shown as A, B, C, D, E, ठीक है। तो एक लड़के ने बॉल फेंका, तो अर्थ सरफेस में उसका रिएक्शन क्या रहेगा। द पाथ ऑफ द बॉल मूविंग अपवर्ड देन डाउनवर्ड इज शोन एज A, B, C, D, E. Here A is the initial position of the ball, PC is the its maximum height and E is the final position. तो ये आपको डायग्राम में देखने को मिलेगा। देखिए, A इनिशियल पोजीशन है, E फाइनल पोजीशन है, B C मैक्सिमम अपलिफ्टमेंट है, कितना जो मैक्सिमम हाइट गेन करेगी। इस लड़के ने बॉल फेंका यहाँ पर C, तो ये आपको बताएगा एक कैलकुलेशन क्राइटेरिया के बेस में कि भाई बॉल के साथ क्या रिएक्शन हो रहा है और ग्रेविटी कैसे एक्ट कर रही है। कैन स्टेट विच फोर्सेज आर अप्लाइड ऑन द बॉल एट द पोजीशन B, C, D, E। अब भाई कौन सा फोर्स यहाँ पर देखने को मिलेगा हमें B, C, D में? क्या हर समय ग्रेविटी फोर्स देखने को मिलेगी या फिर और भी कुछ है? इफ द सेम फोर्स exerted on the ball when it is kicked, if yes, then for how long is it apply? अगर उसने जिस फोर्स से फेंका है तो वो कब तक फोर्स सेम रहेगा? क्या फोर्स बाद में चेंज भी होगा? हो सकता है कि बाद में चेंज फोर्स। अब सोच के देखिए, हमने बॉल को कुछ स्पीड से अगर फेंका है तो वो कब तक उसका स्पीड सेम रहेगा? एक समय के बाद उसका स्पीड कम हो जाएगा, ठीक। तो बॉल के साथ यही होगा, एक समय तक वो स्पीड कैरी करेगा, उसके बाद वो अपना स्पीड छोड़ के वापस डाउनवर्ड आ जाएगा, क्योंकि अगर एक ही स्पीड कंटिन्यू करता तो वो और ऊपर चले जाता, ठीक है। तो यहाँ पर से भाई एक समय तक उसका स्पीड सेम रहा, फिर उसका ग्रेविटी एक्ट होना चालू हो गया, तो ग्रेविटी एक्ट होने के कारण वो फिर नीचे आ गया, वो उसका फाइनल पोजीशन था। इन रियलिटी एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स एक्सर्टेड बाय विंड is the opposite direction, but this force is very little and therefore it is always neglected by us for simplicity. हम लोग विंड के जो डायरेक्शन का फोर्स है उसको नेगलेक्ट करके चलते हैं, क्योंकि वो उसकी वैल्यू बहुत कम आती है, और सिंप्लिसिटी के लिए भी बोल सकते हैं। रियलिटी में क्या है, जो विंड का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट रहता है हमारे एक्शन के, लेकिन उस फोर्स को हम नेगलेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। इसका भी कुछ रीज़न है। चलो आगे हम डिस्कस करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन विद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो फर्स्ट है v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, सेकेंड है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये तीनों इक्वेशन सॉल्व करके निकाले गए हैं, यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया गया है, ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशन आपको पते होने चाहिए जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।